Today's topic is about the cell size, shape and number of the cells and their relationship with each other. So, cell size. सेल साइज जो है वो हमारा 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर लॉन्ग या 18 सेंटीमीटर तक हमारी एक सेल का साइज हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द सेल साइज हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज होता है 0.2 माइक्रोन मीटर। अब इसके बाद जो हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल है और यू कैन से जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज द ऑस्ट्रिच एग सेल, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग सेल। इसका जो साइज है दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें तो ह्यूमंस में जो हमारी लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज द न्यूरॉन और नर्व सेल। इसमें नर्व सेल का एक पार्ट होता है दैट इज एक्सोन। ये जो पार्ट होता है एक्सोन जो पार्ट है ये कई बार हमारा अप टू 1 मीटर लॉन्ग तक ये हो सकता है। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होगी हमारी न्यूरॉन और नर्व सेल एंड क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो हमारी लार्जेस्ट सेल होगी ऑस्ट्रिच एग सेल और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगी माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। अब आपने देखा हो मैंने यहाँ पर माइक्रोन मीटर लिखा है, माइक्रोन मीटर साथ साथ एंगस्ट्रम, ये सभी हमारे क्या हैं? दीज आर द मेजरिंग यूनिट्स इन द बायोलॉजी, दीज आर द मेजरिंग यूनिट्स इन बायोलॉजी। मेजरिंग यूनिट्स होती है ये। 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन मीटर 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट होता है। एंड 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम में 1 मीटर का और भी शायद 1 करोड़वां हिस्सा हो जाएगा, ये 1 करोड़ से भी ज्यादा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, सो 1 एंगस्ट्रम इतना स्मॉल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइज। सो यहां से अभी हमें ये पता लगा माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम सबसे स्मॉलेस्ट सेल है एंड लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज ह्यूमन न्यूरॉन सेल और ह्यूमन न्यूरॉन्स। अब बात आती है हमारी सेल साइज हो गया, नाउ इज सेल वॉल्यूम। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी रहती है बोर्ड पर। सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक सेल का अपने कंटेंट से रिलेटेड, यानी सेल्यूलर कंटेंट जितना भी एक सेल के अंदर है। अब सेल्यूलर कंटेंट में आता क्या है? साइटोप्लाज्म आएगा, साथ साथ हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज आएंगे। साइटोप्लाज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज हमारा कितना एरिया कवर कर पा रहे हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द सेल वॉल्यूम। एंड प्लस सेल वॉल्यूम हमारा क्या होगा कि साइटोप्लाज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनेल का अपना कितना वेट एक विद इन द सेल वो कितना वेट इम्पार्ट कर पा रहे हैं, कितना उनका स्पेस वो ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, दैट विल बी द सेल्यूलर वॉल्यूम। अब सेल नंबर, जो सेल नंबर होता है ये हमारा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द
साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करता है। यानी जैसे अगर रैट है तो उसमें सेल नंबर कम होगा, अब काऊ है तो उसमें रैट से ज्यादा सेल नंबर होगा, मोर देन रैट होगा इसमें। इसके बाद अगर काऊ के बाद अगर हम देखें टाइगर नहीं, एलिफेंट, सो एलिफेंट में मोर देन काऊ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ता जा रहा है। अब पता है एक मजेदार चीज है कि सेल नंबर 2 सेल साइज के अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है, लेकिन जो सेल वॉल्यूम होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सेल वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहता है? सेल वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे रहेगा कि हम जैसे अभी हमने यहाँ पर 3 ऑर्गेनिजम्स की बात करी, रैट, काऊ, एलिफेंट। अगर हम रैट, काऊ और एलिफेंट इन तीनों में से इन तीनों का एक कॉमन ऑर्गन लेते हैं, जैसे हमने किडनी लिया, अब किडनी की जो सेल्स होंगी, इन किडनी सेल्स का जो सेल वॉल्यूम होगा वो हर किसी केस में, रैट, काऊ और एलिफेंट के केस में सेल वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, बट नंबर ऑफ सेल इन किडनी, पर्टिकुलरली किडनी में ही हमारा रैट में कम होगा काऊ में कम होगा एलिफेंट से। यानी एलिफेंट का साइज इन दोनों से ज्यादा है, बड़ा है, इसीलिए इसमें सेल नंबर ज्यादा होगा। डजंट मैटर कि सेल वॉल्यूम जो होता है इट डजंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यहां तक अभी हमने ये पढ़ लिया है कि सेल क्या होता है, सेल साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है, ऑर्गेनिजम्स कहाँ से कैसे बने, किन से बने हैं, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है हमारे किसकी, अगला टॉपिक दैट इज सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, जितनी भी हम यहाँ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे वो सभी सेल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और सेल स्ट्रक्चर्स हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी है अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ही हमने उन्हें ऑब्जर्व करा है। अब माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी स्मॉलेस्ट और किसी भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को या स्मॉलर टेस्टर को या यू कैन से स्मॉलर थिंग्स को मैग्नीफाई कर देता है। स्मॉलर थिंग्स को या स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई कर देता है। क्लियर? स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को ये मैग्नीफाई कर देगा। अब मैग्नीफाई करने की जो पावर है वो हमारी डिपेंड करती है कि हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर अप टू 300 टाइम्स तक होगी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो उसकी पावर हमारी 1 लाख टाइम्स तक हो सकती है। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम बेसिकली करेंगे आगे जब हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे, तब वहां पर हमारे पास जितनी भी हमारे पास स्ट्रक्चरल डायग्राम्स आएंगे ऑर्गेनेलीज के, वो सभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होकर के ही आए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये हमारा मॉलिक्यूलर लेवल तक, इनफैक्ट एटॉमिक लेवल तक किसी भी
ऑब्जेक्ट की या किसी भी टेस्टिफाइंग ऑब्जेक्ट की हम इमेज कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डिपेंडिंग अपॉन द सेल स्ट्रक्चर, सेल्स जो है ये हमारी दो तरह की है। एक है हमारी प्रोकैरियोट्स, एक है हमारे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो हमारा सेल का साइज रहता है वो रहता है 0.2 तो नहीं 1 से 10 माइक्रोन मीटर। अब 1 माइक्रोन मीटर अभी अभी हम पढ़ के हटे हैं, कितना होता है 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। और यूकैरियोट्स में जो सेल का साइज होगा वो 10 माइक्रोन मीटर से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है, सेल साइज के बाद आता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं। प्रो का मतलब होता है पहले, आजकल वैसे गेमिंग में प्रो का मतलब होता है कि बहुत एडवांस्ड प्लेयर, बट यहाँ पर ये प्रो जो है ये प्रो है पहले। अब कैरियोट, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनमें न्यूक्लियस नहीं है या जो न्यूक्लियस से पहले है वो हमारे होंगे कौन से, प्रोकैरियोट्स, यानी जिनमें न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं हुआ है वो होंगे प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है के साथ, जिनमें न्यूक्लियस होगा वो होंगे हमारे यूकैरियोट्स। अभी बात आती है प्रोकैरियोट्स की, तो न्यूक्लियस के बेसिस पर तो हमें पता लग ही गया दैट दीज सेल्स लैक न्यूक्लियस और अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। And these cells have a well-defined nucleus. अब न्यूक्लियस के बेसिस पर हो गया। अब आता है सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज के बेसिस पर, ये कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे पास these cells lack some cellular organelles, और यहाँ पर सभी के सभी सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज हमारे प्रेजेंट होते हैं। These cells have all the important cellular organelles। यहाँ पर अगर हम सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज में ही हमारा एक ऑर्गेनेली होता है राइबोसोम, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि ये प्लांट्स में प्रोटीन्स बनाने के, प्लांट्स में एनिमल्स में दोनों में ही प्रोटीन्स बनाने के काम आता है, या इसका काम ही प्रोटीन बनाना होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो सॉरी, यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर 70S and 80S both type of ribosomes are present। प्रोकैरियोट्स का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल होगा हमारा कोई भी बैक्टीरियल सेल हमारा प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल होगी। यस, प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल होंगे हमारे बैक्टीरियल सेल। यूकैरियोट्स में हमारे सारे हायर एनिमल्स भी आ सकते हैं, फंगी, सभी हमारे जितने भी हायर एनिमल्स होंगे वो सभी यूकैरियोट्स में आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और यहाँ पर
all the higher organism, ये सभी हमारे यूकेरियोट्स में आ जाते हैं। अब बात आती है हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक जो हम यहाँ और शुरू करेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डिटेल्ड स्ट्रक्चर। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है सेल का, दैट विल डील विद कि सेल का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो बेसिकली हम 3 कंपार्टमेंट्स में देखते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो बेसिकली 3 कंपार्टमेंट्स में देखेंगे। नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम सेल सैप भी कहते हैं इन सम केसेस। क्लियर? सो इन 3 हेडिंग्स के अंदर हम हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। आज सबसे पहले अभी शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन जो है, एज इट्स नेम इंडिकेट, मेम्ब्रेन यानी सेल की आउटर लेयर और सेल्स आउटर कवरिंग, सेल्स आउटर कवरिंग, ये क्या होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लाज्मा लिमा और प्लाज्मा लिमा, थिका, डर्मिस नहीं, डर्मिस तो इन सब की क्यूमुलेटिव लेयर हो जाएगी। सो दीज आर द नेम्स दैट आर गिवन टू द सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम कि सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको डीपली स्टडी किया गया तो ये कैसी दिखती है, क्या है इसके अंदर, क्या क्या किन किन चीज़ों से ये मिलकर के बनी है, ये सब चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके लिए सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो दिया था, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको दिया किसने था? इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है सेल का, वो कैसा है वो अभी हम देखेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर जो मैं ये हेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, these head like structures are of phospholipid bilayer and these tail like structures also। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है ये। इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल अच्छे से हो।
आप यहाँ पर देख रहे होगे कि जो ये हमारे जो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और हेड एंड टेल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 लेयर्स में अरेंज्ड है ना। सो इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये किसकी बनी होती है? ये बनी है हमारी फॉस्फोलिपिड्स की, लिपिड्स जिनके साथ हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इन्हें हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स, यानी लिपिड्स विद अटैच्ड phosphate groups, these are called phospholipids। अब इन phospholipids में हमारा ये एक हेड है और ये उनका टेल है। जो हेड है, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। यानी जो टेल पार्ट है वो पानी से डरता है और जो हेड पार्ट है वो हमारा पानी से डरता नहीं है। इसीलिए आपने देखा हो तो ये हमारे एक्सट्रीम कॉर्नर्स यानी बाउंड्रीज की तरफ हमारे क्या अरेंज हुए? हेड्स अरेंज हुए, और जो टेल्स अरेंज हुई वो अंदर की तरफ अरेंज हुई। क्लियर? जो टेल्स अरेंज हुई वो अंदर की तरफ अरेंज हुई और जो हेड अरेंज हुए वो हमारे बिल्कुल आउटर पेरिफ्रीज पर हमारे ये अरेंज हुए। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। अगर सपोज करो कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो उसमें यहाँ पर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज होगी वो इस तरह से अरेंज होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि टेल्स जो आई वो हमारी बीच में आई, लेकिन इधर की तरफ भी हमारा सेलुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, यानी इधर की तरफ भी हमारा लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है जो कि जिसमें कि पानी हो सकता है और पानी होगा भी, और इधर की तरफ ये हमारा सेल का आउटर एनवायरनमेंट है, इसमें भी हमारा वाटर हो सकता है। तो यानी जहां जहां वाटर हो सकता है उधर की तरफ तो हमारे हेड अरेंज हो गए, और जो जहां पर पानी नहीं होगा, या क्योंकि टेल पोर्शन हाइड्रोफोबिक है इसीलिए वो पानी से दूर वाले रीजन की तरफ हमारा अरेंज हो गया। अब जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही लचीली होती है, यानी कि ये इस तरह से मूव करती रहती है, और इसकी जो ये मूवमेंट होती है ये मूवमेंट इसकी पॉसिबल हो पाती है क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट हमारा लिपिड्स का प्रेजेंट रहता है। उनमें से कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसा लिपिड है जो कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है ताकि वो इसको एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सके। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। अब ये बीच में हमने एक यहाँ टनल जैसा सा कुछ बनाया है। ये जो टनल जैसा कुछ है और कुछ ये हमारे इस तरह से ये आइसबर्ग्स हैं, ये एक टनल जैसा कुछ है। एक ये हमने इस तरह से ये कुछ बनाए हैं आइसबर्ग्स। ये क्या है? अब इसके बारे में हम देखते हैं। ये वाला जो हमारा टनल जैसा जो है इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये है हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो हमारे बाहर की तरफ हैं दीज वंस, इनको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये बेसिकली हमारे हैं क्या? प्रोटीन्स हैं। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनको नाम भी इसीलिए इंट्रिंसिक ही दिया गया क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तक, पूरा अंदर तक इसमें एम्बेडेड है। देखो ये यहाँ से अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हुआ और यहाँ अगर एंड हुआ तो ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, जबकि एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स हैं वो या तो आउटर लेयर की तरफ हमारे प्रेजेंट होंगे या फिर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो लेयर होगी उसकी तरफ प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि ये सिर्फ एक ही तरफ यानी आउटर सरफेसेस पर ये प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इनको क्या कहा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसीलिए हमने इनको क्या कहा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं या सेल्यूलर मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बेसिक दो चीजें हमने देखी, एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और दूसरा हमने देखे प्रोटीन्स। डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशंस दीज वर ऑफ टू टाइप्स, इधर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अगर सेल में एम्बेडेड है तो इंट्रिंसिक, और अगर सेल के सरफेसेस पर ही प्रेजेंट है तो एक्सट्रिंसिक। Clear? This was all about the structure of the plasma membrane, and this model of the plasma membrane is mostly accepted model. क्यों? क्योंकि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी थी। अब वो कैसे करी थी अभी हम वो भी देखते हैं। नंबर एक तो हमने स्ट्रक्चर तो इसका देख ही लिया, हमने ये भी देख लिया कि सेल के अंदर जो ये मोबिलिटी होती है ये किस वजह से होती है, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आए हैं वो। अभी तो हमने देखा कि ये जो फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, इसमें क्या था, फॉस्फोलिपिड्स थे और प्रोटीन्स थे। अब बात आती है इसमें कुछ पर्टिकुलर थिंग्स की, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर इस तरह से कुछ हमारे ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर। ग्लाइकोलिपिड्स होंगे या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। As their name indicate, glyco plus lipids, यानी कहाँ लिखूं, ग्लाइकोलिपिड्स यानी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज प्लस लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स। क्लियर? अब ये क्या करेंगे, ये चीजें हमारी सेल मेम्ब्रेन को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेंगी। अब वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक किस लिए, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अगर किसी भी सब्सटेंस को पास ऑन होना है, क्योंकि ये आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है ये, इस वजह से अब इसके पास हमारे सभी जितने भी सेल के बाहर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी यहाँ ही आकर के गैदर होंगे। अब ये इसका फंक्शन, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अपने में से अलाउ कर रही है, किसको ये अलाउ नहीं कर रही है, या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत है लेकिन उसको ये अलाउ नहीं कर रही है, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होने ज़रूरी है। तो वो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर आए वो हमारे इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से आए। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट सेल मेम्ब्रेन, structure of the cell membrane. This model was given by whom? Singer and Nicholson. And what this model is known as? This model is known as fluid mosaic model. फ्लूइड यानी फ्लूइडिटी, मूव करता रहता है, जो फ्लो होता रहता है, फ्लूइड। मोज़ेक
यानी कि जाल, इंट्रिकेटेड नेटवर्क जो बन गया, दैट इज मोज़ेक एंड मॉडल। तो मॉडल है, ये स्ट्रक्चर का डायग्राम है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है उसका। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो इन दिस वीडियो I have taught you about the cell membrane, structure of the cell membrane. So this was all about today. Thank you.